स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम समस्त लोगों ने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के विषय में पढ़ा था और इस रूल के तहत हमने टू यूज ऑफ पार्टिसिपल के विषय में डिस्कशन किया था। आज उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम अगले सिंथेसिस का अगला रूल जो टू यूज इन्फिनिटिव है के विषय में डिस्कशन करेंगे, उस रूल को समझेंगे। उसके पहले आपको एक बात और पुनः बताना है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें और आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आइए देखते हैं टू यूज इन्फिनिटिव। एक बात और, मैं अवश्य आपको सलाह दूंगा कि यदि हमारे इस वीडियो को आपने प्रारंभ से अंत तक देखा तो निश्चित रूप से जो आप जानना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आपने पढ़ा है, वो अब उसकी अवश्य ही पूर्ति होगी। और न कह करके सीधे हम आपको आज के इस नियम पर ले चलते हैं। सबसे पहला जो रूल है, सेकेंड रूल, टू यूज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इसके लिए हमने आपको शुरू में ही बताया था। उस रूल के तहत हमने आपको बताया था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ दिया जाए तो वह वर्ब इन्फिनिटिव बन जाती है। यही बात हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि इन्फिनिटिव कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यही लिखा है, क्रिया के पहले टू जोड़ने पर इन्फिनिटिव बन जाता है। जो हमने आपको कई वीडियो पूर्व आपको बताया था कि हमें इन्फिनिटिव बनाना हो तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सबसे पहले टू जोड़ देना चाहिए। वही बात यहाँ पर लिख दी है कि टू जोड़ करके, यानी वर्ब से पहले ही हमने टू जोड़ दिया तो हमारा इन्फिनिटिव बन गया। और जब इन्फिनिटिव बन जाता है तो उस सेंटेंस का जब हम अर्थ निकालते हैं, यानी जो सिंथेसिस हमने किया है, उस सिंथेसिस का जब हम अर्थ निकालते हैं तो हिंदी अर्थ निकालने पर उसमें ना नी ने आता है। देखिए, इसी बात को हमने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अर्थ अंत में ना नी ने आता है। अब बात ये आती है कि हमको इन्फिनिटिव किसे बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं जब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो हम किस वर्ब को हम यहाँ पर इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो इसके तहत यहाँ पर मैंने आगे आपके को समझाने का प्रयास किया है कि इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे वाक्य की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है, यही हमारा इतना फार्मूला है कि इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा जब हम दो वाक्यों को एक में जोड़ेंगे तो उसका जो फाइनाइट वर्ब है, यानी जो पहला जो मेन वर्ब सेंटेंस है, उसका जो फाइनाइट वर्ब होगा, उस फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे तथा दूसरे वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब होगी उसको हम इन्फिनिटिव के रूप में लिख देंगे। बस इतना ही यदि हमको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से हम सिंथेसिस करने में और सिंथेसिस में हम इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को बनाने में विलंब नहीं करेंगे। अब हम सीधे आपको इसी बात को एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आई हैड नो मनी, फुल स्टॉप। I had no money, I could not give away। अब यहां पर देखते हैं, ये हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। पहला लिखा है आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था, मैं धन नहीं रखता था। आई कुड नॉट गिव अवे,
मैं इसको नहीं दे सका। अब ऊपर इसी सेंटेंस में क्या लिखा है, इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्य को जोड़ते समय एक वाक्य फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। अर्थात जो ये सेंटेंस है, इसकी जो ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें हम किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अब इसमें हम लिखेंगे आई हैड नो मनी टू गिव अवे। अब इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, लिखा था आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। तो इसका फॉर्मेशन में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे आई हैड नो मनी टू गिव अवे। अब यहाँ पर जो पहला ये आपका सेंटेंस लिखा, देखिए फाइनाइट वर्ब को जो करते हो लिखा गया, यानी इसमें मैंने कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, उस दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को हमने यहाँ पर इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया है। इसके बाद में हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ही हैज 3 sons। He has to educate them। अब इस सेंटेंस पर भी विचार करते हैं। यहाँ लिखा है ही हैज 3 sons, उसके 3 बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित करना है। अब पुनः अपने रूल पर पहुंचते हैं। पहले वाले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है उसको उसी रूप में रखेंगे, अर्थात हम लिखेंगे ही हैज 3 sons। आगे लिखा है तथा दूसरे वाक्य के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। तो यहां पर ये इतना ही हट गया, तो लिखेंगे ही हैज 3 sons टू एजुकेट। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर जो देम लिखा है, देम लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम लिखेंगे ही हैज 3 sons टू एजुकेट। उसके 3 बेटे शिक्षित करने हैं, उसे 3 बेटों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है। और आपका थर्ड एग्जाम्पल है ही इज वेरी वीक। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन अ रेस। अब इस सेंटेंस में पुनः हम देखें, लिखा ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन ए रेस, वह रेस को में भाग नहीं ले सकता, वो रेस नहीं दौड़ सकता है। अब जब इसको हम बनाएंगे तो पूरा पहला सेंटेंस जैसा लिखा था कि उसी रूप में रहने देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर जो वेरी है, जब यहाँ पर हम इसको इन्फिनिटिव में बनाएंगे तो यहाँ पर वेरी को हम टू में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात हम इस सेंटेंस का बनाएंगे तो लिखेंगे ही इज टू वीक। अब ये यहां पर TOO लिख देंगे, जो हमारा एडवर्ब है। ही इज टू वीक टू रन अ रेस। एक सेंटेंस आपको और बताएंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। मोहन इज वेरी पुअर। मोहन बहुत निर्धन है। ही कैन नॉट बाय न्यू क्लॉथ्स।
अब जब इस सेंटेंस को हम पुनः सिंथेसिस करेंगे और वो भी इन्फिनिटिव का यूज करेंगे तो वही कंडीशन वेरी को हम टू में कन्वर्ट करेंगे और हम लिखेंगे मोहन इज टू पुअर टू बाय न्यू क्लॉथ्स। अब इस प्रकार से हमने देखा कि यहां पर टू पुअर और टू बाई दो बातें आई। यहां पर ये नकारात्मक सेंटेंस लिखा है, कैन नॉट आया। तो जब हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे और इधर वेरी को हम जब टू में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर कैन नॉट को हटा देंगे और उसके बाद में जो हमारी मेन वर्ब लिखी हुई है उसको इन्फिनिटिव बना देंगे। अब इसके बाद में हम अगला रूल देखते हैं, टू यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब सबसे पहले हमको समझना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते किसे हैं। व्हाट इज ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? सीधी सी डिफिनीशन आपके सामने है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। यह पार्टिसिपल के पूर्व में प्रयुक्त होता है, यानी सबसे पहले यहाँ पर ये वाक्य में स्वतंत्र होगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसे यूज किया जाएगा तथा इसको पार्टिसिपल के पूर्व में प्रयुक्त किया जाएगा। इस कर्ता का वाक्य के वर्ब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह न तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता ही होता है और न ही कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट का। एक और भी विशेष बात है, ये तो हमने समझाने के तौर पर आपको लिख दिया। उसकी जो मुख्य बात है, जो मुख्य फार्मूला है, उसमें हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि यदि सेंटेंस में इज, आई एम, आर, वाज या वर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए गए हों तो ऐसे सेंटेंस जिनका हमें सिंथेसिस करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसे हमें सब्जेक्ट के को लिखने के बाद में उसमें बीइंग शब्द जोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि कहीं इज, आई एम, आर, वाज, वर का प्रयोग नहीं किया गया हो और वह वाक्य दिया गया सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो तो हमें उसमें हैविंग बीन का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ये चीज लिखी है, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के बाद में हैविंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसमें हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। बहुत ही समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि यदि वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो हम उसमें हैविंग का प्रयोग करेंगे और यदि कहीं दिया गया सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो तो हम उसमें हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा इज, आई एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिए गए हों तो हमें उसका सिंथेसिस करते समय बीइंग शब्द का प्रयोग कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लिखते हैं। देखिए ये हमारा फार्मूला है। अब हम आपको सीधे उदाहरण के द्वारा इन फार्मूलों का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे सेंटेंस को का फॉर्मेशन करते हैं, वो हम आपके सामने लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, पहला है द वेदर वाज स्टार्मी। द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था। द प्लेन गॉट लेट, वायुयान
लेट हो गया, वायुयान विलंब से हो गया। अब इस सेंटेंस को जब हम सिंथेसिस करेंगे और इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मर्ज करेंगे, यानी ये फार्मूला हम लगाएंगे, तो इस फार्मूले में हमने देखा यहाँ पर लिखा है वाज स्टार्मी, और ऊपर इस फार्मूले में देखो ये चीज यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, इज, आई एम, आर, वाज, वर, या एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। मेन बातें हैं, जब इस पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वाज का यूज किया गया है, अर्थात ये वाज लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को हमारा सिंथेसिस प्रकार हो गया, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। एक चीज और, इतना लिखने के बाद भी सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। अब यहां पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा, और ये जो लेटर हमारा कैपिटल लेटर में है, ये इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, द प्लेन गॉट लेट। अब सेंटेंस हमारा बना, द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गया, विलंब से हो गया, बना हमारा द वेदर बीइंग स्टार्मी, कॉमा, द प्लेन गॉट लेट। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस पुनः देखते हैं, और दूसरा सेंटेंस जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हमारा एक्टिव वॉइस में हमने बताया कि यदि हमारा दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हमें सब्जेक्ट के बाद में हैविंग का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल है, द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स रैन अवे। अब यहां पर पुनः ध्यान दीजिए, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई, पुलिस पहुंची, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। अब यहां पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, आपकी मेन वर्ब है, अब ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है। तो जब ऐसी कंडीशन है तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाया। अब एक्टिव वॉइस में होने पर यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद में हैविंग का यूज करेंगे, अर्थात लिखेंगे द पुलिस हैविंग अराइव्ड। अब पुनः यहां पर कॉमा लगाएंगे, और ये जो कैपिटल लेटर है पुनः स्मॉल लेटर लिखेंगे, द थीव्स रैन अवे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में अगला एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, वो एग्जाम्पल ठीक इसके ऊपर, और वो एग्जाम्पल भी हमारा पहला एक्टिव वॉइस से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम ने रूल समझ लिया, लेकिन रूल के साथ में यदि हमने प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं की तो निश्चित रूप से एग्जाम में, जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि कहीं फार्मूला लिखने के लिए इंग्लिश में नहीं आता है, वहां पर केवल आपको हल ही करना है, सीधे सॉल्यूशन देना है। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस, बेटर प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, द बेल रैंग, अर्थ हुआ घंटी बज गई, द स्कूल क्लोज्ड। अब दोनों का अर्थ हुआ घंटी बज गई, द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया, द बेल रैंग, द स्कूल क्लोज्ड। तो इसको बनाएंगे द बेल हैविंग। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें जब हम हैविंग के साथ में
हैविंग लिखेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। द बेल हैविंग रंग, कॉमा द स्कूल क्लोज्ड। ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब ये दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में थे, अब हम यहां पर जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में, जिसमें हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी आपके सामने एक एग्जांपल है। द कैप्टन वाज किल्ड। कैप्टन मीन्स मुखिया, सेना नायक, कमांडर, आर्मी चीफ, कुछ भी कह सकते हैं। द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान की, सेना नायक की हत्या कर दी गई थी। फिर लिखेंगे द आर्मी रन अवे इन टेरर। अब जब इस वाक्य को हम देखेंगे तो कहेंगे द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मार दिया गया था। द आर्मी, यहां पर रन अवे नहीं, यहां पर रैन अवे लिखेंगे। द आर्मी रैन अवे इन टेरर, सेना भय के मारे भाग गई। अब जब इसका हम सिंथेसिस करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे तो लिखेंगे द कैप्टन having been killed, comma the army ran away in terror। इस प्रकार से इस सेंटेंस के बाद में हमारा जो मैंने आपको आज प्लान किया था कि आपको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज बताएंगे, हम आपको टू यूज इन्फिनिटिव बताएंगे। वो मैंने दोनों रूल आपके सामने लिखे और दोनों को आपको समझाने का प्रयास किया। अब मैं अवश्य चाहता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो बेहतर लगे, आपको लगे कि इससे कुछ ज्ञान हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसको अन्य अपने साथियों को शेयर करना कतई न भूलें, तथा उनको भी बताएं कि इस पूरे से पूरे वीडियो को देखें, जिससे उनका भी लाभ हो सके। आज के अवसर पर इतना ही, धन्यवाद।